हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि इस वाली वीडियो के अंदर हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि हम जो अपना गेट 2025 का जो एग्ज़ाम है, जो कि फैब 2025 में कंडक्ट होने जा रहा है, उससे रिगार्डिंग जो जो भी हमारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स हैं, फॉर्म फिलिंग की जो डेट्स हैं, और जो गेट मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली जो गेट मैथमेटिक्स के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, और जो मार्किंग स्कीम है, नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होती है, कौन से क्वेश्चंस होते, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये सब चीज़ें हैं, और जो सिलेबस है वो क्या है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो गेट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आईआईटी रुड़की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी रुड़की। इस बार आईआईटी रुड़की है वो गेट ओवरऑल जो गेट का एग्ज़ाम है सारी ही ब्रांचेज का आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाने जा रही है। तो जो ओपनिंग डेट है जो फॉर्म फिलिंग की है वो 28 ऑफ अगस्त है, सारी ही ब्रांचेज के लिए 28 ऑफ अगस्त है। तो और जो क्लोजिंग डेट है विदाउट लेट फीस वो है 26 ऑफ सितंबर, और विद लेट फीस है इससे एक हफ़्ता लेट कर देते हैं कि अगर लेट फीस के साथ कोई फॉर्म फिल करता है, मान लो अगर रह जाता है, तो फिर एक हफ़्ता, इससे एक हफ़्ता या 10 दिन का गैप होता है, तो फिर उसमें हो जाता है, जैसे कि 7 ऑफ अक्टूबर तक लेट फीस के साथ फिल कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास इनफ टाइम है, तो कोशिश करें कि आप सब लोग विदाउट लेट फीस ही अपना टाइमली जो अपना फॉर्म है वो फिल कर दें 26 ऑफ सितंबर तक। तो जो एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, सारी ही ब्रांचेज में ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो एग्ज़ाम हर साल जो एग्ज़ाम है वो फैब में कंडक्ट होता है, और सैटरडे संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 4 डेट्स हमें दी जाती हैं पहले ही स्टार्टिंग में, जब इंफॉर्मेशन ब्राउज़र रिलीज़ होता है तो तभी हमें 4 डेट्स बताई जाती हैं। तो अब की बार जो 4 डेट्स जो दी गई हैं वो है 1st, 2nd, 15th एंड 16th ऑफ फैब 2025। फर्स्ट और सेकंड को सैटरडे संडे है, ऐसे 15th और 16th को सैटरडे संडे है। तो हर बार ऐसे ही सैटरडे संडे में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और तो अभी इन 4 डेट्स में से ऐसा स्पेसिफाई नहीं हुआ है कि कौन से दिन और कौन सी शिफ्ट में कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा। वो सब आईआईटी रुड़की अपनी वेबसाइट पर आगे जो अपकमिंग जो हमें अभी जो टाइम है 4 से 5 मंथ का, तो इसके अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइमली मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो गेट मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है उसके पहले जो ओवरऑल जो होता है ना, 2 सेक्शंस ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, 2 सेक्शन के अंदर होता है। तो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं गेट मैथमेटिक्स के लिए। तो 2 सेक्शंस होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट सेक्शन होता है जीए, दैट मीन्स जनरल एप्टीट्यूड। सेकंड सेक्शन वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे हम मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा स्पेसिफिक सेक्शन कौन सा है, मैथमेटिक्स का है। ठीक है, और जो जैसे मान लो किसी का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में उसका केमिस्ट्री हो जाएगा, किसी का अर्थ साइंस है तो अर्थ साइंस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सेक्शंस होते हैं, एक तो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन होता है। अब आते हैं, जैसे हमें कोई भी जैसे हम जब कोई टॉपिक भी पढ़ते हैं, कोई ब्रॉड कोई चीज़ है, तो अगर हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई करने के हमारे पास कई सारे वो हो सकते हैं, जैसे क्लासिफाई करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। अब हम अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारा जो पेपर है ना हम पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, उस 100 मार्क्स के पेपर को डिवाइड करते हैं अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। कि जैसे पहले हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हमारे जो टोटल 100 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होता है तो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और
MCQ, MSQ और NAT टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो MCQ में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और MSQ होते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, और NAT होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो MC के जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो हमें 4 चॉइस गिवन होती हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और उन 4 चॉइसेस में से एक ही आंसर करेक्ट होता है। जो MSQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, तो हम उनमें मल्टीपल आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा आंसर्स भी ठीक हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर में एक से ज़्यादा ही सही होंगे, एक भी सही हो सकता है। तो इन वाले क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल ध्यान से कीनली ऑब्जर्व करना होता है, तो इनमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। NAT टाइप के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनमें हमें कोई ऑप्शंस नहीं गिवन होते, इनमें हमें अपने क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके और अपना आंसर है वो फिलअप करना होता है। ठीक है, तो ये तो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं अपने पेपर को। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन और एक 2 मार्क वाले क्वेश्चन। जैसे हम CSIR नेट की बात करें तो वहाँ पे हमें पता है कि जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसको छोड़कर उसमें 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, उसको छोड़कर जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें हम सेक्शन B और C में डिवाइड करते हैं ना, कि B में 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, C में 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ऐसे ही जो गेट मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसके अंदर जो मार्क्स हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, 1 मार्क वाले क्वेश्चन एंड 2 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग 2 तरीके से होती है, एक होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, एक होती है 2/3 की नेगेटिव मार्किंग। आगे हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन से क्वेश्चंस में 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने डिवाइड किया टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर हमने देखा मार्क्स के बेस पे 2 टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1 मार्क और 2 मार्क। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी 2 तरीके से होती है कि 1/3 की और 2/3 की। ठीक है, अब ये ब्रॉडली 3 तरीके हैं। हमारे पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसको हम इन 3 कैटेगरीज के बेसिस के ऊपर 3 बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं कि इन वाले जो 3 हमने देखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि यहाँ से अब होता है जैसे कि क्वेश्चन हमें मिलते हैं MCQ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनमें एक ही ऑप्शन सही है लेकिन वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। ठीक है, दूसरा NAT क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है लेकिन 1 नंबर का है। ठीक है, अब फिर आता है MCQ ऑफ 2 मार्क्स, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका एक ही ऑप्शन सही है लेकिन वो 2 नंबर का है। ठीक है, आगे है MSQ ऑफ 2 मार्क। MSQ ऑफ 2 मार्क मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन लेकिन वो 2 नंबर का है, यानी इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और ये 2 नंबर का भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करके सोल्व करना होता है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्ट भी है और इसके जो मार्क है वो भी ज़्यादा हैं, तो इसमें हमें जो ज़्यादा कैलकुलेशन टाइप की चीज़ें होती हैं ना वो यही वाले क्वेश्चंस के अंदर दी हुई मिलती हैं। ठीक है, तो अब फिर आते हैं NAT क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस और 2 मार्क के हैं। जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है दैट मीन्स हमें उसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे, हमें क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके ऑप्शन को जो आंसर है उसको लिखना है और वो 2 नंबर का भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 और 3 5 टाइप के क्वेश्चंस है ना ओवरऑल। अगर हम उन 3 कैटेगरी को भी अलग अलग मार्क्स के साथ इन्वॉल्व करके डिवाइड करें तो ये 5 टाइप से हमें मिलते हैं पेपर में क्वेश्चंस। हम पेपर भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस है वो दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो अब आगे आता है ये जो हमने देखा कि 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है पेपर, जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। तो पहले हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं।
सबसे पहले जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कितने आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, तो 25 क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क के होते हैं, 25 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। तो यहाँ से हमारे हो गए 25 नंबर, ठीक है, 25 मार्क्स। और जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 30 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क ईच। तो जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो 30 हो गए टोटल। तो यहाँ से हमें हो गए 32 ज़ा 60 मार्क्स। तो अब इनके अंदर वो भी आ जाएंगे, अब ये 1 मार्क वाले हैं, इनमें MCQ भी आएंगे, MSQ और NAT भी आएंगे। ऐसे ये जो 2 मार्क्स वाले इनमें भी MCQ, MSQ और NAT टाइप के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट, तो यहाँ से ओवरऑल कितना हुआ, 25 और 60 मार्क्स। तो और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए सिर्फ सब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो जो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसके हमें कितने मिलेंगे, 25 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर की मिलेंगे। तो ओवरऑल 25 + 30 हमें 55 क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन के। जैसे अगर आपके केमिस्ट्री है या फिर अर्थ साइंस या फिर फिजिक्स है तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स के 55 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे ही मैथ्स के 55 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55 हो गए और मार्क्स कितने हो गए टोटल, 25 और 60 कितने हो गए, 85 मार्क्स हो गए। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पोर्शन है आपका, जो बिल्कुल मैथ्स वाला पोर्शन है उसके 85 मार्क्स है ना, वो हो गए सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, मतलब 85 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स पोर्शन के हो गए 100 में से, ठीक है। तो अब बच गया हमारे पास सेक्शन फर्स्ट वाला सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। वो अब 85 मार्क्स तो यहाँ से हो गए, टोटल पेपर होता 100 मार्क्स का, तो बच गए कितने, 15 नंबर। तो वो 15 नंबर डिवाइड होते हैं जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, ऐसे डिवाइड होते हैं। उसमें 2 कैटेगरी, 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चन तो होते हैं 1 मार्क वाले, 1 मार्क ईच, जिनके 5 नंबर हो गए, ठीक है। और 5 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क ईच, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं जिनके 10 नंबर हो गए, ठीक है। तो टोटल ये कितने हो गए, यहाँ से हमें मिल गए 5 और 5 10, तो क्वेश्चन होते हैं नंबर में, और 10 और 5 15 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ से हमें ओवरऑल हमें मिल गया कि जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 85 तो हमारे सब्जेक्ट के हो गए मैथमेटिक्स के, और ऐसे ही जो 15 मार्क्स है वो हो गए जनरल एप्टीट्यूड से। तो टोटल 85 और 15 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स का हमारा जो पूरा पेपर है वो इस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसके बाद है टाइम जो होता है वो हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है, और ये मोर देन इनफ होता है आराम से, क्योंकि हमें पूरा 100 के 100 नंबर का पेपर सोल्व नहीं करना होता। आगे जब हम कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें बिल्कुल एक अच्छे से अपने माइंड को सेट करके, और हमें ये होता है कि हम पेपर को किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो कि हमें पूरा पेपर होगा भी नहीं कभी भी सोल्व। तो हमें ये देखना होता है कि उसके अकॉर्डिंग जब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे ना, तो हमें ये आइडिया बिल्कुल आराम से लग जाएगा कि 3 घंटे में हमारा पेपर बिल्कुल आराम से सोल्व हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग अच्छे से पढ़ के और प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 3 घंटे का टाइम होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। और हमने ये भी देख लिया है किस किस तरीके से कि कौन सी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। तो अब आगे है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को हमने बोला था कि 2 टाइप की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब वो नेगेटिव मार्किंग हमने जो 3 टाइप के क्वेश्चन देखे थे, MCQ, MSQ और NAT, तो उनमें से कौन से क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन से में नहीं होती, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। क्या पता कि किसी कौन से क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है और हमने ध्यान नहीं दिया, हम तो उसका वैसे ही तुक्का मार के आ गए, तो फिर गलत हो जाएगा ना ऐसे। तो देखते हैं जो नेगेटिव मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो नेगेटिव मार्किंग वो MCQ क्वेश्चंस के लिए होती है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनका एक आंसर सही है ना 4 ऑप्शंस में से, उन वाले क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस हैं, और जो NAT क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। हमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो
ताकि हम जो अपना जो पेपर सोल्व कर रहे हैं उस टाइम पे हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इसी अकॉर्डिंग हम अपनी प्रैक्टिस में इस चीज़ को इंक्लूड कर पाएँ, ताकि जो फाइनल पेपर है उसमें हमें दिक्कत ना हो। बाकी हमें जो पेपर भी होता है ना, जब स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होते हैं तो उन पे ऊपर लिखा भी मिल जाएगा कि आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि स्क्रीन पे हर एक क्वेश्चन पे ऊपर दिखता है कि किस में नेगेटिव मार्किंग है, किस पे नहीं है, ठीक है। तो अब जो MCQ इतना हमें मिल गया कि जो MSQ क्वेश्चंस हैं और NAT क्वेश्चंस हैं उनके अंदर तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो इनमें हम थोड़ा सेफली अगर हम अपनी कैलकुलेशन वगैरह का ध्यान रखें तो हम इन क्वेश्चंस में थोड़ा हमें एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। तो अब बच गए MCQ टाइप के क्वेश्चन जिनमें नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके भी अब दो टाइप के हो सकते हैं, ये भी MCQ भी कितने, 1 मार्क वाले और 2 मार्क वाले, ठीक है। तो अब 1 मार्क वाले MCQ में अलग टाइप की नेगेटिव मार्किंग होती है और 2 मार्क वाले MCQ में अलग टाइप की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो जो 1 मार्क वाले MCQ क्वेश्चंस होते हैं, MCQ मतलब कि 1 जिनका एक आंसर सही है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो जो 1 नंबर के हैं और MCQ भी हैं उनमें होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अब ये देख लो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1 का 1/3 अप्रोक्सीमेट 0.34, राउंड ऑफ करके देखें तो लगभग 0.34, ये भी ज़्यादा ही लिख दिया, मतलब 0.3333 होता है, तो 0.34 के लगभग हम बोल सकते हैं कि इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है। दैट मीन्स अगर हमने 1 नंबर का कोई भी MCQ क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर दिया और गलत कर दिया उसको, तो हमारे जो एग्रीगेटेड स्कोर तब उससे पहले तक बना उसमें -0.34 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, या फिर हम बोल दें कि 0.34 है ना, वो नंबर, इतने नंबर कम हो जाएंगे हर एक नंबर के MCQ क्वेश्चन के लिए जो हमने गलत अटैम्प्ट कर दिया, ठीक है। और अगर नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो नहीं होंगे, है ना, ठीक है, अनअटैम्प्टेड के लिए तो है ही नहीं। तो अब MCQ जो 2 मार्क के हैं, वो वाले MCQ जो 2 मार्क के हैं, ठीक है। MCQ से बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि MCQ है मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो अब जो 2 मार्क वाले MCQ हैं उसके अंदर होती है 2/3 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 2/3 का मतलब है 0.67 मार्क है ना, वो इतने -0.67 ऐड हो जाएंगे अगर हमने 2 मार्क का MCQ क्वेश्चन है उसको गलत अटैम्प्ट कर दिया तो, ठीक है। मान लो कि आपके कुछ मार्क्स है ना, वो 40 मार्क्स बन रहे हैं और 40 मार्क्स बन रहे हैं और आपने क्या कर दिया, ये वाला है ना, ये गलत अटैम्प्ट कर दिया, इस वाले के नंबर काउंट करने से पहले है ना, एक MCQ है ये गलत अटैम्प्ट किया है, इस वाले को काउंट करने से पहले तक आपके 40 मार्क्स थे, तो ये गलत अटैम्प्ट हो गया, तो इसके तो नंबर मिले ही नहीं आपको, इसके तो 2 नंबर मिलेंगे ही नहीं, मतलब 42 तो हो ही नहीं सकते। और जो जितने आपके 40 हुए हैं ना उसमें से भी क्या हो जाएगा, 2 नंबर का में से 2/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो 2 का 2/3 0.67 और इसमें से कम हो जाएंगे, 0.67 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो आपको इतने 39 पॉइंट समथिंग मिलेंगे मार्क्स ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसे होता है कि MCQ 1 मार्क वाले MCQ में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और MCQ जो 2 मार्क के होते हैं उनमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब आते हैं जो NAT क्वेश्चंस हैं। NAT क्वेश्चंस हैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि ये बोनस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो अपने टॉपिक है ना वो बिल्कुल डेप्थ में अच्छे से अगर क्लियर हो ना, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। देखो इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, इसकी एडवांटेज भी होती है और एक तरीके से थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी होती है, ठीक है। तो इनमें है ना हमें क्या करना होता है, पहली बात तो देखो इसमें ऑप्शंस तो दिए हुए नहीं होते, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है, नाम से ही लिख रखे हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो इनमें हमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए होंगे, तो हमें क्या होगा, आंसर इज़ एंटर्ड बाय यूजिंग वर्चुअल न्यूमेरिकल कीबोर्ड ऑन द मॉनिटर। तो हमें क्या होता है, जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख रखा है,
क्वेश्चन में यहाँ पर डैश करके ना स्टेटमेंट में लिख के और यहाँ पर ऐसे डैश करके ना हमें स्पेस मिलेगा और उस स्पेस के अंदर ना कुछ ऐसे बॉक्स होता है और उस बॉक्स में यहाँ पर ऐसे हमारा जो कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमें अपना आंसर लिखना होता है। तो जब हम यहाँ पर ले जाकर क्लिक करते हैं ना माउस के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा हमारा वो न्यूमेरिकल कीपैड ना खुल जाता है। यहीं वो जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड से एंटर नहीं करना है हमें। हमारा जो मान लो कि आपका 0.67 आंसर आया तो आपको 0.67 कीबोर्ड पे टाइप करके नहीं एंटर करना है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते तो यहीं पे हमारा छोटा सा जो न्यूमेरिकल कीपैड खुल जाता है जिसपे नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो आंसर है ना हमें, तो यहाँ पे हमें जीरो लिख के यहाँ पे जीरो ढूंढ के जीरो पर क्लिक करके फिर यहाँ पर पॉइंट जो है पॉइंट पर क्लिक करके फिर हमें सिक्स पर, यहाँ पर सिक्स पर क्लिक करके 7 पर क्लिक करके ऐसे करके हमें अपना 0.67 आंसर है वो फिल करना है यहाँ पर। और एक चीज़ इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है राउंडिंग ऑफ वाली, कि राउंडिंग जैसे कुछ क्वेश्चंस में ये होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखो बाय राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज या फाइंड द करेक्ट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमारा आंसर राउंड ऑफ करके यहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और अब ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस शो नहीं होते। अब जो एडवांटेज होते हैं, एक तो हम ये डिपेंड करता है सबके अपने अपने ओपिनियन के ऊपर। एक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जैसे एक तो इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे माइंड से थोड़ा ये स्ट्रेस हट जाता है कि इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम थोड़ा है ना वो ठीक से अपना जो माइंड है ना थोड़ा स्ट्रेस कम करके उसको सोल्व कर सकते हैं। ऑल्दो सारा ही पेपर बिना स्ट्रेस के करना है तभी अच्छा जाएगा। तो जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें क्या होगा, ऑप्शंस को देखकर जैसे कन्फ्यूजन हो जाती है ना कई बार, जैसे कि कोई भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे ऊपर टाइमर चल रहा है तो हमें ये है कि 4 ऑप्शंस हैं। हम कई बार ऐसे सोचते हैं अच्छा ऐसे टाइप का तो मैंने किया तो था, लेकिन फिर भी थोड़ा ये हो जाता है कई बार कि पूरा हम सोल्व करेंगे तो, लेकिन हम ऑप्शन से आइडिया लगा लें। तो कई बार अच्छी बात भी होती है कि ऑप्शन से कुछ ऑप्शंस नेगलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ उल्टी भी हो जाती है कुछ क्वेश्चंस में कि और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। कोई 2 ऑप्शंस अगर कंफ्यूजिंग हो रहे हैं तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। तो इस एनईटी में ऐसा कोई कुछ नहीं होता है, हमें कन्फ्यूजन ही नहीं होती कि मतलब ऑप्शंस हमारे सामने नहीं होते। हम अपने तरीके से ना अपने मेथड से अपने क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते जा रहे हैं और हमें ऐसी ऑप्शंस को देखकर कोई ऐसी वो नहीं होता टेम्पटिंग सा कि हमें ये हो सकता है ये हो सकता है, ठीक है। और इसी को दूसरे वे में अगर सोचो तो वो है कि ये भी हो सकता है कि हमें आइडिया नहीं लग पाता। तो ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम इसको पॉजिटिव प्लस पॉइंट मान रहे हैं या माइनस पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे है कि एक डिसएडवांटेज तो क्या, हाँ हम थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको कि जो पार्शियल मार्क्स है ना, नो पार्शियल मार्क्स कैन बी गिवन। मतलब कि कोई ऐसा क्वेश्चन है मान लो कि जैसे 2 मार्क का है ना, एनईटी क्वेश्चन है कोई, मतलब 2 मार्क का और एनईटी भी है, तो उसमें ऑप्शंस तो दिए हुए नहीं है और 2 मार्क्स का है, तो ओब्वियसली वो कुछ ऐसा ही होगा जिसमें कैलकुलेशन भी होगी, मतलब कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छा खासा दिया हुआ होगा और कैलकुलेशन भी कुछ अच्छी तरीके से, ये कि आपकी एक्यूरेसी भी चेक करेंगे और आपका मेंटल लेवल भी चेक करेंगे कि आपने वो कंसेप्ट पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा। तो उस क्वेश्चन में हमें ना ज़्यादा पेन चलाना पड़ेगा और दिमाग भी चलाना पड़ेगा, तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऐसा कई बार हो जाता है कि हम नियर टू द आंसर पहुंच गए, अब यहाँ तक जाके हमें जैसे ऑप्शन दे रखे होते हैं उसमें हमें ये हो जाता है कि अब यहाँ तक कुछ ऐसा बन गया, मान लो कि ये कुछ ऐसा फंक्शन बन गया, तो ये वाला फंक्शन है ना, जो वाला ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा ना तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम कुछ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करके और फिर हम ऑप्शन, मतलब हमने सोल्व भी कर लिया और फिर हमने ऑप्शंस का यूज भी कर लिया। लेकिन हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते एनईटी में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है।
ठीक है। तो अब ये क्या, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने लास्ट तक सोल्व किया और लेकिन जो लास्ट में उसने ये बोला है ना कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट आंसर बताओ, तो हम बिल्कुल उस लास्ट वाले स्टेप तक नहीं पहुंच पाते, 1-2 स्टेप पीछे जाकर अटक जाते हैं। तो उस टाइप के केस में ये थोड़ा नेगेटिव फैक्टर भी हो जाता है कि तब हम सोल्व करने के बाद भी, टाइम लगाने के बाद भी अपना जो आंसर है ना वो फिल नहीं कर पाते वहाँ पर। ठीक है। लेकिन यही है कि हमें अपने जो पूरा पेपर है ना, हमारे पास तो सिर्फ एनईटी है, ना सिर्फ एमसीक्यू है, ना सिर्फ एमएसक्यू है, सारी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, और अपनी स्पेशली प्रिपरेशन कर लेते हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिस है और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्टिंग में ही, अब जो 4-5 मंथ है उनमें ही किस तरीके से हम करते हैं, जिससे कि हमें लास्ट में पेपर में एंजाइटी और स्ट्रेस वाली फीलिंग्स ना आए और हम बिल्कुल अच्छे से अपना पेपर है उसको अटेम्प्ट कर पाएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो ये था हम मतलब जो भी पेपर का जो एनालिसिस है कि हम किस किस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, और अगर कुछ करेक्शन है करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेरी है या फिर सजेशन है वो डाल सकते हैं। थोड़ी लंबी हो गई तो आगे हम और भी कंटेंट डालेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हमारा जो सिलेबस हम गेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस है वो क्या है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करने चाहिए और जो इजी भी हैं और आराम से हम कर सकते हैं, जिससे हम एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्लीज़ अगर आपको लगा है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है तो आप आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।